तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक और डिम्पी मौजूद हैं। बाजार में लेकिन जिस तरह की रफ्तार सुबह से थी वो अभी तक बनी है, सस्टेन्ड है मूव। 19,800 के ऊपर हम टिके हुए हैं। तो ये जो बड़ी रेंज थी 700-750 की स्ट्राइक्स में बाइंग, और आज जो फॉलो बाइंग आई है सो 19,800 के पार आप निफ्टी पर भी देख रहे हैं। और इनफैक्ट पार्टिसिपेशन आपको सभी सेक्टर्स से ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जो इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कमोडिटीज, क्योंकि मेटल्स हो, कमोडिटीज हो, वहां पर जिस तरह से मेटल चाइना के स्टिमुलस की बात आ रही है, उससे आप मेटल स्टॉक्स में, कमोडिटी स्टॉक्स में अच्छी मूव देख रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस आज दूसरे दिन भी अच्छी खासी तेजी के साथ 15 साल के रिकॉर्ड हाई पर रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं। और आज आप स्टॉक्स लाइक सनटेक रियलिटी में मूव देख रहे हैं, बड़ी मूव। उसके अलावा मूव सस्टेन्ड है, प्रेस्टीज, लोडा, यहाँ पर मूव है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कुछ और काउंटर्स में भी है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मूव दिखाई दे रही है। मीडिया स्टॉक्स में मूव है, एफएमसीजी, ऑटो, आपको आज सारे ही सेक्टर्स से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सिर्फ पीएसयू बैंक, थोड़े से पीएसयू बैंक्स इस वक्त आपको थोड़े ड्रैगर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप तेजी की जो मूव्स देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट सभी स्पेसेस से देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां लगभग 100 पॉइंट्स की तेजी, और क्योंकि थोड़ा सा अभी पार्टिसिपेशन एसबीआई जैसे काउंटर से, फेडरल बैंक जैसे काउंटर से, बंधन बैंक में, बीओबी में एक रीजन है, उसकी वजह से नहीं मिल रहा है देखने को। नहीं तो अदरवाइज आपको निफ्टी की बात करें तो वहाँ के जो टॉप गेनर्स हैं उनमें आपको ऑटो के कुछ स्टॉक्स, और क्लियरली जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, हीरो मोटोकॉर्प सेकेंड हाफ ऑफ द डे में अच्छी मूव के साथ अब टॉप गेनर है 4%, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट अपग्रेड आया, 7 से 10% तक का अपग्रेड एक ब्रोकिंग फर्म को हीरो मोटोकॉर्प की अर्निंग्स में दिखता है। प्लस उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, जो डिफरेंट लॉन्चेस और न्यू वेरिएंट्स लॉन्च कर रही है हीरो मोटोकॉर्प। आईटी पैक में बिफोर टीसीएस नंबर्स ही अच्छी खासी मूव है, और उन लगाड़ स्टॉक्स में मूव है जो विप्रो, एचसीएल जैसे स्टॉक्स हैं उनमें मूव है। और आप देख भी रहे हैं कि सीमेंट काउंटर्स में डालमिया भारत से शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे कैचअप आपको पूरे सीमेंट काउंट स्पेस में देखने को मिली है। लेकिन एक बार इस वक्त की ट्रेडर स्क्रीन भी समझ लेते हैं कि आप इंडेक्स के लिहाज से करना क्या चाहिए। डिम्पी थोड़ा ज़्यादा स्टडी स्ट्राइक्स को भी करते हैं और एफएनओ के डेटा भी उनके पास होते हैं, तो क्लियरली डिम्पी शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड तो क्लियरली दिख रहा है। और अब 19,600 से 19,800 की रेंज भी हमने देख ली। अब इसके बाद क्या और फॉलो बाइंग यहाँ से दिख रही है, और ऊपर की स्ट्राइक्स में एक्शन है, या थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है बाजार? देखिए, जो प्रियंका आपका क्वेश्चन है ना, यही मेरा भी क्वेश्चन है कि अब 850 तक तो हम आ गए। 500 से 850 तक का पूरा एक रेंज था जो कि शॉर्ट कवरिंग की बदौलत आए। आज एक बार अगर फ्यूचर वाली प्लेट आप दिखा सकते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। मार्केट को 850 पार करने में मुश्किल हो रही है। आज दिन का जो गैप था, आप जो चार्ट के जरिए भी देख पा रहे होंगे, आज दिन का जो गैप था बस वही है मार्केट के पास, उसके बाद का एडिशन नहीं हो रहा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो गैप आया है किसकी बदौलत आया? ये आया शॉर्ट कवरिंग की बदौलत। 1 से 1.5% के आसपास का ओआई शेडिंग होगा। एक बार आप फ्यूचर्स की प्लेट लेके आई तो आपको पता लगेगा। सेम विद द बैंक निफ्टी भी आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी यही हो रहा है। मार्केट में 850 की जो ऊपर की स्ट्राइक है उसमें एक्टिवनेस तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ कॉल्स में है, पुट में भी है। और अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि एक तरफ मार्केट टिल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट लेकिन इन सब के बीच में मेरा एक पॉइंट है मानने का, वो ये है कि अगर बाज़ार ने सारी नेगेटिविटी को 19,500 में और 550 में एडजस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो मार्केट को रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ये रिवॉर्ड तेज़ी के रूप में हो सकता है थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट हो, लेकिन ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। और ये मैं परसेंटेज में बता सकता हूँ, करीब 70% चांसेस ये हैं कि बाज़ार 850 को ब्रेक करके जाएगा, बट थोड़ा कंसोलिडेट करके जाएगा। लीडरशिप आईटी से वापस हट के बैंकिंग में आ सकती है। ये आप निफ्टी फ्यूचर्स की वो फ्यूचर वाली प्लेट देख पा रहे हैं जहाँ पे -2 आई है। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी को भी लगाएंगे ना, वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग है। जय पटेल, सुदीप शाह, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज़रा और आइडिया ले लेते हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस उतना ठीक ना हो, इसलिए जय से पहले पता करते हैं कि उनका अपना एनालिसिस क्या है। जय, हमें जितना हमें समझ में आया उस हिसाब से हमने अपनी बात रखी। आप हमको थोड़ा और फाइन ट्यून कीजिए, अपना इंटेलिजेंस हमको दीजिए कि अभी क्या करना चाहिए। सो गुड आफ्टरनून निम्पी जी, प्रियंका जी एंड अभिषेक जी। सो आज का जो मार्केट मुझे लग रहा है 19,800 पे काफी टाइम से कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम। अराउंड सुबह से कंटिन्यूसली अभी तक देख रहे हैं, तो बाजार ब्रेक होना था तो हो जाता, बट आई गेस अभी तक हुआ नहीं है। और पॉजिटिव संकेत ग्लोबल मार्केट से भी आ रहे हैं अभी।
सो मुझे डेफिनेटली डिम्पी जी, मैं आपके साथ ही एग्री करूंगा कि डेफिनेटली कंसोलिडेट स्ट्रांग हो रहा है। कल के दिन में मुझे लग रहा है इधर गैप अप ओपनिंग हो सकती है अगर कुछ मिसाइल्स नई ना छूटे तो, बट अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो 900 तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है आते हुए कल के दिन में, और अगर ये 900 भी पार हो गया तो we can see market trading around 19,950 levels, because जो ऑलरेडी यहाँ पर जो पोजीशन खड़ी है, सो आई गेस 19,600 टू 700 वाले ट्रैप हो चुके हैं कल की एक्सपायरी के लिए, और अभी 800 वाले ऑलमोस्ट इन एज है अभी ट्रैप होने के लिए, बिकॉज मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आई गेस जब तक ये 18,800 सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग बेसिस तक, अगर 3 बजे तक हो रहा है, तो आई गेस आज के दिन में थोड़ा अपसाइड 830-40 के अराउंड हम आते हुए देख सकते हैं एंड ऑफ द डे के अराउंड। सो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी आपने जैसे बताया ऊपर की तरफ ही है, अगर कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज खराब नहीं आई तो 19,800 पर निफ्टी खड़ा है और यहां से भी आखिरी के घंटे में 30-40 अंकों की तेजी आप और देख सकते हैं और 19,950 तक जाने के लिए निफ्टी यहां से तैयार दिख रहा है। ये है मार्केट का सेटअप। तो मार्केट तो हो गया, तेजी का मोमेंटम बरकरार है, लेकिन स्टॉक्स में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं अब ये जान लेते हैं और अपने सभी मेहमानों से जानते हैं उनकी ट्रेडिंग पिक्स। सुदीप जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और प्रियंका जी। मुझे लग रहा है कि मौके अगर हमें ढूंढने स्टॉक्स में, तो एक सीमेंट पैक आज बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लग रहा है वहां पे टॉप परफॉर्मिंग जो एक स्टॉक है और अच्छा फंडामेंटली भी साउंड काउंटर है वो है ग्रासिम। तो ग्रासिम में हमने देखा है कि वीकली डेली सारे चार्ट्स पॉजिटिव है। हमने ग्रासिम का एक मीडियम टर्म ट्रेंड भी देखा है जो जो तेजी का है, 1600 से लेकर 1950 के आसपास तक गया था और वहां से एक हल्का सा करेक्शन भी आया, स्टॉक अपने 20 डेमा के आसपास आके वापस से अब पलट रहा है। तो एक रीटेस्ट ऑफ 20 डे में मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेंड को स्ट्रेंथन होने के लिए और एक मौका देता है और मुझे लग रहा है यहाँ से ग्रासिम में एक नई चाल चालू हो सकती है। 1940 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है ग्रासिम में 2020 का लेवल आ सकता है, 2020 से लेकर 2040 का लेवल बहुत इजीली आ सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है डिक्सन। तो डिक्सन टेक में हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, 4200 से लेकर लगातार स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड आया था, बीच बीच में इंटरमीडिएट करेक्शन भी आए थे और 2-3 दिन पहले जब मार्केट करेक्ट हुआ था तब डिक्सन टेक में हमने देखा था कि 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी रिटेस्ट हुआ था 5000 के करीब। और आज हम देख रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए स्टॉक में और ओपन इंटरेस्ट में भी हमें राइज दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा फॉलो अप मूव डिक्सन टेक में आ सकता है, जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था, कंसोलिडेट हुआ और फिर से अब वापस ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो यहाँ से 5200 के स्टॉप लॉस से डिक्सन टेक 5350 के टारगेट के लिए मेरी राय रहेगी कि हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया है, डिक्सन दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, 2% के आसपास की तेजी है और ग्रासिम निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, चाहे फ्रंटलाइन के स्टॉक्स हों या फिर मिड कैप वाले स्टॉक्स हों, आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कुणाल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं आज और क्या दोनों ही खरीदारी वाले ही सौदे हैं? वेल यस, दोनों खरीदारी वाले ही स्टॉक है। सबसे पहले अभिषेक जी आपको, प्रियंका जी आपको, डीपी जी आपको गुड आफ्टरनून। एंड अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों तो नहीं बोल सकता, लेकिन आज और कल के दिन में हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एंड उसके लिहाज से 2 स्टॉक निकाले हैं जहां पे मुझे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है गोदरेज सीपी। एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गोदरेज सीपी में एंड उसके बेस पे आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। बाय करके चलने की सलाह रहेगी 965 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1010 का पहला टारगेट है जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी कि इसका इमीडिएट टॉप है। और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 1045 तक के भी टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो गोदरेज सीपी 965 पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छा खासी मोमेंटम, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अभी 65 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ये बाय करके चलने की सलाह है। एंड अगर मैं इसका वीकली चार्ट
अगर मैं देखूं तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिला है एंड डेली चार्ट पे लगातार ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट की भी बात करूं तो मंथली चार्ट पे भी एक अट्रैक्टिवनेस मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। तो एरोग्रेनाइट यहाँ से बाय करके चलने की सलाह है। 60 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करो तो 70 का पहला टारगेट, और जैसे ही 70 का टारगेट ये स्टॉक ब्रेक करता है, ऊपर में 75.50 का दूसरा टारगेट भी हमें स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से 16% तक के भी रिटर्न हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो एरोग्रेनाइट 60 के एसएल के साथ यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। सारी रिकमेंडेशंस हुई। हमारे साथ हिमांक जानी भी हैं और जय पटेल भी, अपनी उनसे भी उनकी रिकमेंडेशन लेंगे, लेकिन हिमांक से भी समझते हैं कि इस वक्त कौन से स्पेसेस पर नज़र होनी चाहिए। हिमांक, क्लियरली बाजार अब अर्निंग्स के ट्रिगर पर चल रहा है। इंडियन मार्केट्स तो और बहुत हद तक ग्लोबल मार्केट्स में जो हायर फॉर लॉन्गर की जो एक शैडोड थी वो अब निकल चुकी है, लेकिन अब अर्निंग्स के लिहाज से कौन से स्पेसेस हैं जिनसे आप एक्सपेक्टेशन करेंगे पॉजिटिवली सरप्राइज करने की? गुड आफ्टरनून। अर्निंग सीजन हमारा ये मानना है कि काफी अच्छा रहेगा। पिछले जो क्वार्टर में भी लगभग 22% की ग्रोथ देखी थी, उसके बाद ये क्वार्टर में भी लगभग 22-25% की ग्रोथ ओवरऑल देख रहे हैं। और ये क्वार्टर में अच्छी बात ये होगी कि जो ग्रोथ है वो ब्रॉड बेस्ड होगा। पिछले क्वार्टर में ज्यादा डिपेंडेंस बैंकिंग, ऑटो और कुछ चुने हुए सेक्टर्स के अंदर थी। ये क्वार्टर में काफी ब्रॉड बेस्ड होगा। तो अगर स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि जो बैंकिंग, ऑटो, थोड़ा बहुत जो कैपिटल गुड्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां पे भी एक पॉजिटिव बायस से चलना चाहिए। आईटी में हमारा ये मानना है कि जो नतीजे हैं वो इतने शायद अच्छे या एनकरेजिंग नहीं होंगे, पर जो ग्रोथ आउटलुक है वो शायद थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो ओवरऑल हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव व्यू लेके ही चलना चाहिए। बिल्कुल। और ये बात थी भी कहीं ना कहीं टेबल पे कि इतनी म्यूटेड परफॉर्मेंस शायद आईटी से इस क्वार्टर में ना आए, लेकिन कमेंट्री ऑफ कोर्स फॉरवर्ड लुकिंग होगी और उस पर बाजार रिएक्ट करेगा और स्टॉक्स रिएक्ट नहीं करेंगे। उससे पहले ही चलने शुरू हो चुके हैं अर्निंग से पहले। आज आप पूरे आईटी को देखें, इनफैक्ट शुक्रवार से आईटी में जिस तरह की मूव है, इंडिकेशंस अच्छे दिख भी रहे हैं आईटी स्टॉक से। ठीक है मांग, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। पीएसयू की थोड़ी सी जो अंडर परफॉर्मेंस है, स्पेशली आपने लास्ट टाइम भी इंडिकेट किया था एसबीआई जैसे स्टॉक्स किस तरह के नंबर्स पोस्ट कर सकते हैं, इस पर आगे भी फर्दर आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बार आज का ऑप्शन का चैंपियन खास सेगमेंट है हमारा, कुछ बोरा लेकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ गुड आफ्टरनून। आपने आई थिंक कैनरा बैंक दिया था कल, वो स्टॉक तो शायद अच्छा चला है, उसका ऑप्शन भी आज सुबह भी आप उस स्टॉक को ले रहे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीएसयू बैंक से ही था आपका कल का स्टॉक, उसकी परफॉर्मेंस पे एक बार बताएं हमें। जी हाँ प्रियंका, फर्स्ट अप वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो मेरा कल का पिक था वो कैनरा बैंक का ऑप्शन था 375 का। अगर आप देखें तो 12 रुपए का टारगेट था और करीब करीब 11 रुपए का आज का डे हाई उस स्टॉक का रहा है, उस ऑप्शन का रहा है रादर। अब आज बैंक निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी है वीकली, इसके चलते हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं, बट वे स्टिल फेयरली कॉन्फिडेंट कि यहाँ से जो हमने टारगेट दिए हैं 12 और 15 के, ये आने वाले कुछ दिनों में कैनरा बैंक पे अचीव होते हुए आपको दिखेंगे उस ऑप्शन के। साथ ही जो आज का मेरा पिक है दैट इज ऑन ग्रासिम। देखिए स्टॉक ऑलरेडी आज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है इन दी एफएनओ स्पेस और अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। आप देखें तो ये अपने जो रेजिस्टेंस जोन थे उनके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ पे 1960 वाला जो कॉल ऑप्शन है वो हमारा पिक रहेगा अराउंड 40 के आसपास, और देखते ही देखते इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आ चुका है। तो 50 और 60 के दो टारगेट्स हैं जिसके लिए आप इसमें एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका रहेगा 30 के आसपास। टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम 40 का बाइंग प्राइस लेके चले तो 9500 ये आपका मैक्स प्रॉफिट होगा, 4750 ये आपका मैक्स लॉस रहेगा। ठीक है, सीमेंट पैक में अच्छी मूव भी है और आप ग्रासिम की कॉल यहाँ पर नई कॉल ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 40 रुपये खरीदारी करने के लिए 1960 की कॉल। लेकिन बिल्कुल एक डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि ऑप्शंस के ट्रेड थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ज़रूर करके अपने रिस्क को असेस करके ही आप इसमें कोई पोजीशन लें। लेकिन कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट हिमांक से बात करते हैं। हिमांक, क्विकली अगर आप बता पाएँ कौन कौन से स्पेसेस हैं जैसे हम कोई टॉप बेट्स आप अगर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पर अर्निंग्स के लिहाज से जो हमारे व्यूवर्स कैप्चर कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से एनबीएफसी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कि एक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी है और जो मोमेंटम है वो भी काफी अच्छा बना हुआ है। जो एक कंपनी है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस करके 750 का भाव है, इसके अंदर भी हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर लगभग 30% का आपको हम देख सकते हैं, काफी अच्छे नतीजे आएंगे। और उसके अलावा मुझे लगता है कि महेंद्र महेंद्र फाइनेंस के अंदर भी एक अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा पिछले 2 हफ्तों के अंदर करेक्ट भी हुआ था, पर नेक्स्ट लेट्स से 1 और 2 क्वार्टर पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि एनबीएफसी एज अ स्पेस काफी अच्छे से बाउंस बैक कर सकता है। तो ये दो पर्टिकुलरली जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे हमारा काफी पॉजिटिव है। ओके ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा जय पटेल की कॉल्स रह गई हैं, वो भी कॉल्स ले लेते हैं उनकी। जय, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? तो मेरे ट्रेडिंग कॉल्स एक पहला एपीएल अपोलो पर रहेगा। हम डेली चार्ट पर देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था जो उसको वापस से ब्रेकआउट दिया हुआ है अराउंड 1660 का। सो यहाँ से हम बाय की कॉल ले सकते हैं। टारगेट रहेंगे अराउंड 1748 के और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1639 का। तो ये मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन था मूविंग एवरेजेस का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड कर रहा है। तो एपीएल अपोलो पर पहला बाय कॉल रहेगा। दूसरा है निपन इंडिया म्यूचुअल फंड नाम इंडिया, जिसके नाम से हम जाते हैं। आज एसआईपी का हमने डेटा देखा, मोर देन 2 बिलियन एसआईपी फ्लोज आया, 16,402 करोड़ की एसआईपी मंथली एसआईपी रिकॉर्ड हुई। तो ये बिल्कुल बढ़ता रहेगा, एवरी मंथ 0.5 से ज्यादा बढ़ता रहेगा। सो मुझे लग रहा है नाम इंडिया काफी अच्छा प्लेस्ड है। ये भाव से 347 का अराउंड भाव चल रहा है। सो यहाँ से अराउंड 368 तक के टारगेट दिख सकते हैं। एक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था, कंटिन्यूसली 5 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था ये स्टॉक। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अच्छा लग रहा है। आरएसए की तरफ से इंडिकेशन पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ है, तो 368 का टारगेट रहेगा और 333 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पर हम ट्रेड कर सकते हैं। लाइफ इंटरेस्टिंग शेयर आपने दिया, 368 का टारगेट है, 333 एक स्टॉप लॉस है। एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, शायद आपने ही बताया होगा जय, मैं 2-3 दिन पहले आपसे पूछ रहा था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2600 के आसपास आके रुक गया है ये, और ये मेरे को लग रहा है इसका जो कंसोलिडेशन था पूरा हो गया। मार्केट थोड़ा भी और चल गया ना तो ये शेयर चल जाएगा और बहुत अच्छा चलेगा। तो एक बार जरा आप इसको शेयर को चेक करेंगे जय, आप ही चेक कीजिए। तो डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ एक धक्के की जरूरत है ये स्टॉक को मार्केट की तरफ से। तो बहुत बार ये टॉप बना चुका है अराउंड 3560 के अराउंड। सो ये स्टॉक डेफिनेटली चलने के लिए रेडी हो रहा है और एक धक्के के बाद मुझे लग रहा है काफी अपसाइड यहाँ से दिख सकता है। अराउंड 2700 का टारगेट यहाँ से पहला दिख सकता है, और अगर वो ब्रेक हुआ अपसाइड में तो 2850 के लेवल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में दिख सकते हैं। क्योंकि कार सेल जैसे बढ़ेगी तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली बेनिफिशियरी होगा। तो डेफिनेटली यहाँ से बाय करने की भी सलाह रहेगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह। टायर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, लेकिन टायर के साथ साथ ना टायर जिनमें लगता है ऑटो स्टॉक्स वो भी चल रहे हैं। और हीरो मोटो पर आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई, 3100 रुपये के आसपास का भाव शेयर का फिलहाल है, लेकिन 3700 रुपये के भाव सुझा रहा है सीएलएसए और अपग्रेड भी किया है शेयर को। 4% की ऑलरेडी तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर ये बना हुआ है और अच्छा मोमेंटम आज हम देख रहे हैं। इसके लिए कुणाल, कब तक आप ये लेवल आते हुए देख रहे हैं 3700 का? क्या इस साल में आ जाएगा या उससे और पहले? 3100 के अराउंड अभी हीरो मोटो कॉर्प ट्रेड कर रहा है। एंड जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसी साल 3700 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए लगातार अच्छे मोमेंटम में वीकली चार्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड आज के दिन में ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 3250 का लेवल ब्रेक करेगा, लाइकली चांसेस है ऊपर में 3630 तो आप समझो कि मिनिमम एक इमीडिएट लेवल पे आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू जो है पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करके चलने का भी है। और रिसेंट का जो बॉटम है आप समझिए 2920, यानी सेफर साइड 2900। तो 2900 के एसएल के साथ यहाँ पे नई खरीदारी करके चलना है तो चल भी सकते हैं। एक काफी अच्छे एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से हम रख सकते हैं।
ये व्यू, लेकिन बाजार के लिए जो अगले ट्रिगर बनने वाले हैं बिल्कुल डोमेस्टिक यूज पे, घरेलू संस्कृतियों पर ही बाजार चलता हुआ दिखाई देगा और आज से उनकी बाकायदा शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन टीसीएस के नतीजे जब तक नहीं आते तब तक हम मानते नहीं हैं। तो टीसीएस को लेकर अनुमान क्या है, नतीजे कैसे आएंगे, बायबैक के को लेकर भी बोर्ड विचार करेगा, कितने रकम का कंपनी बायबैक कर सकती है, ये तमाम जानकारी लेकर हमारी सहयोगी अनीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा बताइए, टीसीएस फोकस में क्या होगा, क्या सुनना आप चाहेंगे मैनेजमेंट से, और बायबैक को लेकर किस तरह के ऐलान होने की उम्मीद है? पर हालांकि टीसीएस के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इंप्रूव होंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्लो डाउन देख रहे हैं हम अक्रॉस द ग्लोब, उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही आईटी सेक्टर से, इसलिए पूरे सेक्टर से काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है। टीसीएस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.6% का ग्रोथ आएगा, डॉलर टर्म में भी ऑलमोस्ट 0.6% ग्रोथ की ही उम्मीद है। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60,160 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की भी उम्मीद है बाय 20 to 40 बेसिस पॉइंट, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने वेज हाइक लिया था काफ़ी एम्प्लॉय के लिए, वो इस टाइम नहीं रहेगा, तो उसके चलते थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। यूटिलाइजेशन भी बेटर हुआ है, एफिशिएंसी भी कंपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रही है बढ़ाने के, तो उन सब का इम्पैक्ट मार्जिन पे आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर फ्लैट रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्लोज टू 11,100 करोड़। अगर इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इस क्वार्टर भी, ऑलमोस्ट $10 बिलियन की टीसीवी की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज आपको याद रहेगा उन्होंने जैगवार लैंड रोवर एज वेल एज बीएसएनएल का डील साइन किया था, तो उसके चलते नंबर थोड़े हायर रहेंगे। और इसके अलावा बायबैक एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके लिए स्ट्रीट ने उम्मीद लगा रखी है। 18,000 से 20,000 करोड़ का बायबैक की एक्सपेक्टेशन है। यूजुअली कंपनी 15 से 20% की प्रीमियम पे लाती है बायबैक, इस बार क्या नंबर रहेगा वो इम्पॉर्टेंट होगा, और उसके चलते हम रिटेल एक्सेप्टेंस भी देखेंगे क्या रहेगा। अदर देन दैट हेडकाउंट ट्रेंड भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में हमने देखा है टोटल एम्प्लॉयज़ में रिडक्शन आया था टोटल काउंट में, अभी क्या ट्रेंड है आगे चल के वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो नए सीईओ है उनके अंडर क्या लीडरशिप में और चेंजेस आए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड कमेंट्री क्या है, क्या काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है Q1 से या थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट है, आगे चल के रिकवरी कब होगी, ये सब चीज़ें हम देखना चाहेंगे मैनेजमेंट से इंटरव्यू में। ठीक है, शुक्रिया अनीशा। तो कंपनी की कमेंट्री क्या होती है डील विंस को लेकर, क्लाइंट्स को लेकर, वो तो इंपॉर्टेंट हो गई ही, बाकी आंकड़ों पर नजर रहेगी। लेकिन बायबैक एक बड़ा ट्रिगर बनेगा कंपनी के लिए, क्योंकि पिछले 6 साल में कंपनी 5 बायबैक्स लेकर आई है। 4 बायबैक टेंडर रूट के जरिए किए गए हैं। 4 दिन शेयर चलने के बाद कल भी हमने थोड़ी सी नरमी देखी। आज हालांकि ये 3650 रुपये के आसपास तक गया था शेयर इंट्राडे में, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल है। टीसीएस, सुदीप, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नतीजे तो शाम को आ जाएंगे, कल असर दिखेगा, क्या कॉशन बरत के रखें? सुदीप जी अनम्यूट कीजिए सर, फिर सुन पाएंगे आपको हम। जी अभिषेक, मुझे लग रहा है टीसीएस के केस में एक पहले तो हम अगर एक बार निफ्टी आईटी की तरफ भी नजर डाल के देखें तो निफ्टी आईटी में जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, तो वहां पे मुझे लग रहा है बड़ा पिक्चर अगर निफ्टी आईटी में पहले हम देखें तो वहां पे 32,500 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 32,350 से 500 के बीच में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जो पिछले कुछ दिनों से जो एक पुल बैक आया है और ये सस्टेन कर रहा है ऊपर के लेवल पे, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल आईटी एक अच्छे स्पेस में है, पॉजिटिव है। और टीसीएस का अगर स्पेसिफिकली अगर हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से एक कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा था 3500 और 3600 के बीच में, सितंबर का मेरे ख्याल से अराउंड 13 तारीख से लेके 28 तारीख तक, उसके बाद ये जो ऊपर का लेवल है कंसोलिडेशन का 3610 3620 का, अब स्टॉक का ये लेवल के आसपास ऊपर टिका हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि स्टेडीली स्टॉक अपना ट्रेजेक्टरी चेंज कर रहा है, एक अपना जो कंसोलिडेशन बैंड है वो चेंज कर रहा है और सपोर्ट्स अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस है जिनको हम देख रहे हैं, वो उससे भी हमें एक चीज लग रहा है कि ये धीरे धीरे ओवरऑल इसका ट्रेजेक्टरी ऑन द अपसाइड ही रहेगा। ओवरऑल 3550 मुझे लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 3550 3530। एंड मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट के रिएक्शन के साथ साथ स्टॉक 2-3 दिन में 3800 3830 की ओर जा सकता है। तक के लेवल्स आप टीसीएस पर दिखते हैं, और इनफैक्ट आप देखें ना तो इन्फोसिस पे भी कई सारे ब्लॉक्स लगे हैं। नंबर्स से पहले
आईटी स्टॉक्स में इतनी बड़ी इस वक्त परफॉर्मेंस नहीं है, बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, सॉरी। तो वॉच आउट करना होगा अर्निंग्स को। शायद बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा है कि कमेंट्री बेहतर आएगी और इतनी म्यूटेड ना हो परफॉर्मेंस इस बार आईटी स्टॉक्स की, और इसी वजह से स्टॉक्स गिरना तो बंद हुए हैं। इनफैक्ट अब चल भी रहे हैं अच्छी खासे लार्ज कैप्स में, चाहे विप्रो जैसे काउंटर्स हो, HCL टेक जैसे काउंटर्स हो, उनमें भी आपको मूव दिख रही है। एक और स्पेस है जहां आज अच्छी खासी मूव है, वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, और इनफैक्ट एग्रो केमिकल में भी अच्छी मूव है। कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जहां मूव है। सोडाश प्राइसेस के चलते GSFC जैसे स्टॉक, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक, दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स में मूव है। क्या अभी भी इनमें रैली थोड़ी सी कंटिन्यूड रहेगी? एक बार हमारे जितने भी टेक्निकल पैनलिस्ट हैं उनमें से ये राय ले लेते हैं। हमारे साथ जय भी हैं। जय से समझते हैं। जय, इनमें से ये जो एग्रो केमिकल स्पेस है, इनमें जो आज मूव दिख रही है, और इनफैक्ट 1-2 दिन से दिख रही है, चंबल जैसे स्टॉक्स में भी मूव आपको दिखने लग गई थी, ये सस्टेन करेंगे अभी रैली? सो डेफिनेटली थोड़ी तो मुझे लग रही है रैली सस्टेन करना चाहिए, बिकॉज चंबल फर्टिलाइजर है, GSFC, तो थोड़ा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन से काफी अपसाइड ये स्टॉक ने जाते हुए देखा। आज के दिन में 177 तक के लेवल्स दिखे थे ये स्टॉक पर, और कंटिन्यूसली ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो डेफिनेटली GSFC मुझे अच्छा दिख रहा है। इवन शारदा कॉर्प पर भी एक व्यू अच्छा दिख रहा है। शारदा कॉर्प की बात करें तो आज के दिन में काफी अच्छा मूव आया था, ऑल्दो शेडो काफी वीक था, बट आज के दिन में भी 5% अपसाइड ये स्टॉक ने दिखाई, और दिन के उच्चतम स्तर से नीचे आया। बट इसने बॉटम डेफिनेटली बना चुका है अराउंड 416 के अराउंड। ये स्टॉक ने बॉटम बना चुका है। तो किसी को अगर वोलेटिलिटी के साथ खेलना हो तो ये स्टॉक में लॉन्ग हो सकते हैं। डेफिनेटली ये स्टॉक अराउंड 470 टू 80 के रेंज में जल्दी के दिनों में जा सकता है। बट यहाँ पर स्टॉप लॉस रिकमेंड करना नहीं चाहूंगा, बिकॉज थोड़ा वोलेटाइल है। आज के दिन में भी हमने काफी वोलेटिलिटी देखी, तो 416 के अराउंड किसी को इफ स्टॉप लॉस रखना हो तो रख सकते हैं। बट यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली मुझे दिख रही है, और ये शारदा कॉर्प स्टॉक भी काफी बेहतर लग रहा है बहुत टाइम से। नाम रिपीट करेंगे आप, किसमें 416 का टारगेट देख रहे हैं? हेलो, हाँ जय, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे, किसमें आप 416 का टारगेट देख रहे हैं? शारदा कॉर्प। शारदा कॉर्प, ओके, ठीक है ठीक है। तो शारदा कॉर्प पर आप नजर रखें, जय का इस पर रिकमेंडेशन है, ठीक है। 440 के आसपास 5.5% की मूव अभी फिलहाल स्टॉक में है। लेकिन आज जैसे PSU ड्रैगर्स हैं थोड़े से, हिमांक से समझते हैं। हिमांक, बाजार अब अर्निंग्स पे चल रहा है, और एक बार मुझे याद है लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था डिस्पाइट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन बैंक्स हैं ये काफ़ी रिजिलेंट है। लेकिन PSU बैंक्स के परफॉर्मेंस, क्वार्टरली नंबर्स को लेकर कुछ कंसर्न आप पहले भी बता रहे थे, और SBI हमने देखा है ज़्यादा चला भी नहीं है। हालांकि PSU बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक एक करके इनमें पार्टिसिपेशन आती है, इन टैंडम तो दोनों एक आध दिन ही चले हैं। लेकिन अगर आपको टॉप बेट्स पिक करनी हो बैंक्स में जिनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, आपने NBFC का एक काउंटर हमें याद दिलाया, बिल्कुल, बैंक्स में आप कहाँ नजर रखेंगे? PSU बैंक्स के अंदर हमें लगता है कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। BOP के भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद थी, पर ये जो उनकी जो मोबाइल ऐप के ऊपर जो एक पाबंदी लगाई दी गई है, तो उसके कारण मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा अंडरपरफॉर्म कर सकता है। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे छोटे PSU बैंक्स में ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहा है। खाली एक मैटर ये होगा कि जो 10 ईयर हमारे बॉन्ड यील्ड्स है उसमें लगभग 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है पिछली क्रेडिट पॉलिसी के बाद। तो उसके कारण थोड़ा सा जो मार्केट जो बॉन्ड का पोर्टफोलियो होता है उसमें थोड़ी सी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। बट ओवरऑल व्यू PSU बैंक्स पे रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव है। करते हैं, एक जो स्टॉक्स जरा चेक करते हैं जहाँ पे कुछ मोमेंटम बनता हो दिखे, या फिर ऐसे शेयर्स जहाँ पे थोड़ा दम आए। मेरे पास एक है लिस्ट, मैं उसमें से चेक करवाता हूँ, ठीक है, डन। कुणाल, पहले आपसे पूछता हूँ मैं जरा वो शेयर, जरा खादिम इंडिया चेक करना सर, आपको ठीक लग रहा है? स्टार पेपर इस बीच, जय पटेल आप जरा देखना, चेक करो इसको, स्टार पेपर को। कुणाल जी आप जरा खादिम चेक करो। सही स्टॉक आपने निकाला है।
अभी 340 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट भी है स्टॉक में। स्टॉक अभी 340 के अराउंड अभी ट्रेड करता हुआ हमें नजर में आ रहा है। प्रेजेंट लेवल पे ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे एज पर द फ्लैग फॉर्मेशन, वो जो एसएल आएगा वो 310 का आएगा। यानी एसएल थोड़ा सा बड़ा है डिम्पी जी, 8% का 8% का अराउंड का एसएल है, लेकिन टारगेट भी हमें उतना ही बड़ा देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 365 का है। जैसे ही 365 क्रॉस होता है डिम्पी जी, ये स्टॉक हमें 400 तक के भी लेवल दिखाने में सक्षम है। यानी कि आप कह सकते हो कि 17 से 18% का भी रिटर्न हमें ये स्टॉक एक मिन टाइम में दे सकता है। तो बाय करके चलने की सलाह है 310 के एसएल का, 310 के एसएल के साथ 365 का पहला टारगेट, वो जैसे ही ब्रेक हुआ 400 का दूसरा टारगेट भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। उनके बैंक अकाउंट होंगे, उनके बैंक का ठीक है, 310 का एक स्टॉप लॉस है। इसमें स्टॉप लॉस आपको लग रहा होगा 30 रुपये नीचे है तो 365 का टारगेट है तो 25 रुपये ऊपर है। 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 25 रुपये ऊपर का टारगेट जम नहीं रहा। तो इसलिए बात को गौर से सुनने की ज़रूरत है कि अगर 365 आएगा उसके बाद एक नया ब्रेकआउट आएगा, आपको फिर स्टॉप लॉस नहीं हटाना, तब आपका नया टारगेट आ जाएगा 400। जो एक्सपर्ट्स आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहे हैं ना, उसकी कृपा करके प्लेट बना के सामने डाल दीजिए, ताकि लिखतम और वक्तम दोनों फॉर्म में हो जाएगा। आप सुन भी लेंगे, आप देख भी लेंगे, फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो इसलिए प्लेट बना दीजिए प्रोड्यूसर साहब। उसमें स्टॉप लॉस डालेंगे 310 का, पहला टारगेट डालना 365 का, दूसरा टारगेट डालो 400 रुपये तक का। खादिम में कूद के आना नहीं है, धीरे धीरे पोजीशंस को होल्ड करो। ये जब ब्रेकआउट 365 का देगा, जब ज़ोर से चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पोजीशंस लेनी है। दूसरा शेयर है स्टार पेपर के नाम से। जय, आपने देख लिए होंगे चार्ट, एक बार जरा आप गाइड करेंगे क्या करना है इसमें? डेफिनेटली डिम्पी जी, स्टार पेपर में तीन चीजें बहुत उभर के आ रही है। पहला, मोर देन एवरेज वॉल्यूम 2023 का ये दूसरी बार है जब इतना अच्छा वॉल्यूम ये स्टॉक ने दिया। दूसरी बात है रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट आज आया 236 के वहां पर कंप्लीट हो रहा है, अभी भी वही ट्रेड कर रहा है और अपसाइड 240 के ऊपर जाके आया, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी बात है, अराउंड वीकली चार्ट में हम देखें तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया आज के दिन में। तो ये तीनों चीजें काफी ये स्टॉक को कंपेल करी है बाय करने के लिए। अराउंड 265 तक के यहाँ से टारगेट हम लेके चल सकते हैं। इफ किसी को स्टॉप लॉस रखना हो तो अराउंड 223 के रख के चल सकते हैं, बिकॉज ये कैंडल का लो भी है और आज के दिन का भी लो है। सो अराउंड ये लेवल पर हम स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। 265 तक के स्टार पेपर पर टारगेट रख के चलेंगे। आज पेपर स्टॉक भी काफी बजिंग थे, सो यहाँ पर भी काफी अच्छे ब्रेकआउट्स आए जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो डेफिनेटली गुड बाय फॉर 2 to 3 वीक्स। मार्केट 19,800 के ऊपर ना केवल आज बन रहा है बल्कि शायद क्लोज भी कर देगा। ये पहला पॉइंट है। बस मेरे को एक ही चिंता है कि 800 850 दिखा के चला जाता है ना अपनी आंखों से, तो फिर काम बन जाता। अभी क्या है ना, थोड़ा दुविधा में छोड़ के जाएगा कि मैं चलूँगा नहीं चलूँगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है। जैसे हमने शुरुआत में भी आपको कहा, उसकी बड़ी वजह आप अगर चेक करना चाहें ना तो आपको कंट्रीब्यूशन ज़रूर चेक करना चाहिए कि बाजार का कंट्रीब्यूट कौन सा कर रहा है। दो चीज़ें ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। पहला लेके आइए एडवांस डिक्लाइन, दूसरा लेके आइए इंडिया विक्स, और तीसरा लेके आइए रिलायंस और HDFC के इंट्राडे चार्ट। पहले एडवांस डिक्लाइन, दूसरा विक्स, तीसरा रिलायंस और HDFC के चार्ट। ये एडवांस डिक्लाइन 117 शेयर ऊपर हैं, 66 शेयर है कमज़ोर। NSE BSE 1 मिनट के लिए भूल जाइए, सिर्फ F&O वाले पार्ट पे आइए तो यहाँ से आपको पावर पता लगेगी बाजार की, जो अभी भी अच्छी मजबूती है। विक्स फियर इंडेक्स कम हुआ है, इजराइल वाला फियर इंडेक्स 11% ऊपर चला गया था, वहाँ से टूट के वहीं पहुँच गए वापस, तो मार्केट का डर थोड़ा कम हुआ है। ठीक, तीसरा HDFC का इंट्राडे चार्ट और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इंट्राडे चार्ट। इन दोनों की कॉम्बिनेशन ये अपने आप में बहुत, और एक क्लोजिंग अच्छी करके जा रहे हैं। इनकी ओपनिंग से ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग है, तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा है। सुदीप जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? रिलायंस और HDFC कोई ऑप्शन है तो वो ले जाएंगे, BTST है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। जी डिम्पी जी, अगर हम HDFC बैंक का चार्ट देखें तो हम अब पिछले 2 हफ्तों का अगर आप ट्रेडिंग भी उठा के देख लें तो स्टॉक 1500 और 1540 के बीच में ट्रेड कर रहा है तकरीबन। और हम ये देख भी रहे हैं कि 1500 में और 1520 में एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है। अगर हम डेटा देखें डेरिवेटिव का तो 1500 1520 स्ट्राइक प्राइसेस में एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है और सामने 1540 में सबसे ज्यादा कॉल राइटर है। तो ये स्टॉक जो आज ये 1538 के करीब है, ये बहुत क्रूशियल जोन पे है।
और मैं इसको 1550 के ऊपर सस्टेन होते हुए देखना चाहूंगा, बिकॉज इसी के करीब इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको इसने मेरे ख्याल से 18 सितंबर को तोड़ा था गैप डाउन ओपनिंग के साथ। तो अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, अगर एचडीएफसी बैंक में मुझे बाय भी करना है तो 1550 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के लिए मुझे लग रहा है कि 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस होना बहुत जरूरी है। तो 1550 के ऊपर मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है 1580-1600 के करीब। और रही बात अगर रिलायंस की करते हैं, तो रिलायंस में भी अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन से स्टॉक जरूर गिर रहा था 2320 से लेके तकरीबन मेरे हिसाब से 2295 2300 तक आया था नीचे, ये 20-25 रुपए के रेंज में चल रहा था, बट वॉल्यूम्स बहुत कम थे ये फॉल में। तो और आज जब ये रिवर्स हो रहा है तब हमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा एक बॉटम फॉर्मेशन का साइन है ये स्टॉक के लिए। प्लस 2300 में और 2320 में भी बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा है, तो वो एक सपोर्टिव पॉइंट है। अब रही बात बाय करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए रिलायंस के लिए भी 2357 है, जहां पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अब मैं हमेशा जब ये ऐसे बॉटम से जब स्टॉक्स रिवर्स होते हैं तो उसके लिए एक थ्रेशोल्ड रखता हूँ कि 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कम से कम क्रॉस हो, तो एटलीस्ट वो कंफर्ट रहता है कैरी करके जाने में। तो एचडीएफसी बैंक में 1650 और यहाँ पे मुझे लग रहा है 2360 का लेवल रिलायंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2360 रुपए के स्तर पर आप नजर रखें। तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक वेटेज के लिहाज से काफ़ी अहम है। इसके साथ साथ आईटीसी के शेयर में भी हम आज ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं, करीब 1% के आसपास के मूव से। हालांकि 450 रुपये वाला रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हाल हो गया बाजार का और कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन डीलिंग रूल्स में क्या चर्चाएं चल रही हैं, ये जानेंगे शरद से और लेकर आएंगे खास सेगमेंट खबर गर्म है। शरद बताइए, आपने फ़ोन किया होगा डीलिंग रूम्स में, किस शेयर को लेकर खबर गर्म है? जी बिल्कुल, इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ पेपर स्टॉक्स में जो तेज़ी आई है, इसमें जो है हमने पहले ही 2 हफ्ते से 2 बार खबर सेगमेंट में कहा है कि जेके पेपर, सेंचुरी टेक्सटाइल पेपर, इन्होंने जो अपनी प्राइसिंग बढ़ाई है और आज जो है हम तेज़ी देखने मिल रही है पेपर स्टॉक्स में भी। तो ये ट्रेंड हमने सबसे पहले पकड़ा था 18 स्वदेश में, तो इसको ज़रूर नोट करिएगा। आज जो हमारी बातचीत हो रही है डीलर से, यहाँ पे एक स्टॉक आ रहा है कार्बोरंडम यूनिवर्सल का। यहाँ पे जो है कुछ सेगमेंट्स में डीआई बाइंग देखने मिल रही है और एक डीआई ने तो अपनी स्टेक भी हाइक की है। इसके अलावा जो वॉल्यूम्स की बात करें तो 4 टाइम्स 20 डे एवरेज पे जो है वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देखने मिली है। और देखा जाए तो की डीआईज जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, वो इंक्लूड करते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड। आगे जाते हुए ट्रिगर्स जो है स्पेशली मार्जिन फ्रंट में, वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। और रिसेंटली एक्वायर्ड जो एक्विजिशंस हुई है कंपनी की, वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है, तो आगे जाते हुए वहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ सकता है। थर्ड क्वार्टर से जो है नए लॉन्चेस देखने मिल सकते हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, तो उसके कारण भी बाजार बुलिश है। और आखिर में सेरामिक्स और मिनरल सेगमेंट है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है डिमांड अभी भी उसमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल ये कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप वाली कंपनी है और आज 1.5% की तेज़ी है, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन यह है कि ये सस्टेन्ड है, ये इस तेज़ी को लूज़ नहीं किया है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, 20 दिनों का अगर औसत आप निकालेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर आज ट्रेड कर रहा है। तो ये संकेत दे रहा है कि शायद ये मोमेंटम जो है, ये मूड जो है तेज़ी का, ये और बना रह सकता है। कुणाल, जरा चेक कीजिए कार्बोरंडम को, आगे आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है शेयर में, कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं इसको? वेल अभिषेक जी, कार्बोरंडम की बात करें, अभी स्टॉक 1165 के अराउंड है। एंड अगर इसका अर्ली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम अभी देखने को मिल रही है वो साइडवेज है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस आ रहा है 100 MA का ऑन अर्ली चार्ट, एंड जहां पे आ रहा है एग्जैक्टली वहीं पे आज का हाई भी है 1173.45। तो मैं अभी बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये काउंटर लेट से 1180 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसका जो रिसेंट का हाई है 1260 का काउंटर, वो भी टच कर सकता है और 1260 के ऊपर काउंटर में हमें 1300 तक की भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो व्यू मेरा अभी साइडवेज का ये 1180 के ऊपर जब भी ये सस्टेन करेगा तब इसमें बाय करके चल सकते हैं हम लोग।
रेंडम पे बात पर, लेकिन क्योंकि फोकस अब अर्निंग्स पे शिफ्ट हुआ है और आईटी से शुरुआत हो रही है, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि टीसीएस के अर्निंग्स कैसी आ सकते हैं। एक बार इन्फोसिस और एचसीएल टेक दोनों के नंबर्स कल हैं, उसका भी एक प्रीव्यू अनीशा ने तैयार किया है। एक एक करके इन स्टॉक को समझते हैं और पॉसिबल ट्रेड्स भी देखते हैं। इन्फोसिस पर पहले अनीशा बताएं कैसी एक्सपेक्टेशन है। जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। इसके चलते बेस काफ़ी लो हो गया है, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 0.9 से 1.1% का ग्रोथ दिखा सकता है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो नंबर क्लोज टू 38,350 करोड़ आएगा एंड डॉलर रेवेन्यू $4,650 मिलियन के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो वेज हाइक्स देते थे वो थोड़ा डिले कर दिया है, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस जो यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसीज हैं उसका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए इस क्वार्टर में। इसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक बेहतर होना चाहिए ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, यही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। डील बुकिंग कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लिबर्टी ग्लोबल का उन्होंने एक बिग डील विन का अनाउंस किया था, तो डील विन का नंबर अच्छा आएगा इस बार भी। जो क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि डील का रैंप अप कब होगा, इन सब डील्स जो आप विन कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, डिले है डील रैंप अप्स में, इसके चल के रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सारा स्ट्रीट ये जानना चाहता है कि क्या सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बहुत बेहतर होगा, क्या FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। तो यही क्वेश्चंस का हम आंसर चाहेंगे। कंपनी ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस 1 to 3.5% कट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और कट की उम्मीद नहीं है। बट क्या कोई अपग्रेड आएगा, क्या वो मार्जिन मेंटेन करते हैं अपनी गाइडेंस 22 to 22%, यही क्वेश्चंस हम मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे। ठीक है, ओके, गाइडेंस पर देखना होगा, वॉच आउट करना होगा। लो बेस के चलते ऑलरेडी यानी इन कंपनीज को ये एक फ़ायदा तो मिलेगा कि थोड़ी सी भी ग्रोथ दिखती है तो वो सिग्निफिकेंटली दिखेगी, लेकिन आगे के लिए फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस बहुत ज़रूरी है समझनी। एक बार देखते हैं इन्फोसिस को ट्रेड इस वक्त करना कैसे चाहिए। सुदीप, ज़्यादातर क्योंकि इन्फोसिस पर ट्रेड हमेशा रिजल्ट से पहले होता है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर इन्फोसिस थोड़ा सा भी सरप्राइज करता है और एक ऐसा पॉसिबल ट्रेड जो आप हमें बता पाएँ जो आज लेकर जाना चाहिए कल तक के लिए, कंसिडरिंग कि शायद टीसीएस के नंबर्स इतने बुरे ना हो आज, क्या आप लेंगे ट्रेड? जी हाँ, मुझे जो हिसाब से इन्फोसिस में जो ट्रेंड नजर आ रहा है, एक तो स्टॉक का अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो स्टॉक अभी तकरीबन 1490 के आसपास चल रहा है और एग्रेसिव पुट राइटिंग हम 1500 और 1480 के स्ट्राइक प्राइस में देख रहे हैं और सामने 1520 के आसपास और 1500 में कॉल राइटिंग भी हो रही है। तो मेरा व्यू यही है कि ओवरऑल जो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक अपमूव आया है और आज जो 1520 का जो स्टॉक ने हाई बनाया है ये एग्जैक्टली सेम लेवल है 15 सितंबर के हाई के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं आज और कल मॉर्निंग में अगर हम ये देखते हैं स्टॉक 1510 1515 के ऊपर सस्टेन करते हुए, तो हम जो 1500 का जो कॉल राइटर है ना वो मेरे ख्याल से वो पैनिक करके वो शॉर्ट कवरिंग करने आएगा ही आएगा। तो 1515 के ऊपर अगर स्टॉक ये सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा रैली 1560 1570 तक भी हम देख पाएंगे। ओवरऑल ये पूरे व्यू के लिए स्टॉप लॉस होगा 1460 ऑन द डाउन साइड। की बात से तो मतलब यही समझ में आता है कि नंबर्स का एक बार इंतजार करना चाहिए, टीसीएस के नंबर्स का एटलीस्ट आज शाम का, तो यानी कल कोई ट्रेड इनिशिएट इस पे करना चाहिए, उसके बाद ही मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड क्योंकि इन्फोसिस में नंबर्स से पहले तक हो जाता है। लेकिन चलिए एक बार एचसीएल टेक के भी नंबर्स कैसे आ सकते हैं वो भी समझ लेते हैं अनीशा से। जी, एचसीएल टेक से थोड़े बेहतर नतीजों की उम्मीद है। देखा जाए तो उनका डॉलर रेवेन्यू 1.4% से इंक्रीज करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं कि नंबर $3,250 मिलियन के आसपास आए। रुपी रेवेन्यू 26,660 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है एंड मार्जिन में भी एक्सपेंशन की उम्मीद है टू 17.6%। याद रखिएगा कि एचसीएल टेक ने इस क्वार्टर में एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी लिया था, तो उसके चलते आपका रेवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनफैक्ट स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है, बहुत से एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद सिर्फ 0.5% का ग्रोथ आएगा एंड काफ़ी लोग 3% से ऊपर की भी ग्रोथ की उम्मीद लगा के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो एसएप एक्विजिशन उन्होंने किया था उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना चाहेंगे। जो सर्विसेज सेगमेंट है वो ही ग्रोथ ड्राइव करेगा इस क्वार्टर भी, और जो पीएनपी सेगमेंट है उसमें 5 से 8% तक का डिक्लाइन आ सकता है। मार्जिन की बात करें तो बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन थोड़ा हेडविंड रहेगा, बट क्योंकि रेवेन्यू वापस आ रहा है, ईआरडी का स्लो डाउन थोड़ा कम हो रहा है, यूटिलाइजेशन बेटर है, इसके चल के ओवरऑल 60 बेसिस
बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट तो आना ही चाहिए। ऑर्डर बुकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, वेराइजॉन डील साइन किया था कंपनी ने, तो उसके चल के ऑर्डर बुकिंग तो काफ़ी अच्छा बिटवीन 3 से 4 बिलियन डॉलर आ सकता है। जो मेन चीज़ है वो स्ट्रीट जानना चाहेगी गाइडेंस के लिए कंपनी क्या करती है, FY25 के लिए कमेंट्री क्या है, वेरियस वर्टिकल्स में क्या उनको निकल कर आ रहा है, UK, US, यूरोप, इन सबको चल के, एंड ER&D सेगमेंट का भी क्या स्टेटस है। तो ये सब चीज़ें ही हम सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से, बट ओवरऑल HCL टेक शायद दूसरे कंपेटिटर से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये कंपैरिजन बताने के लिए तो HCL टेक में एक बेटर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स बात करते हैं, क्योंकि MSCI का एक जो रीबैलेंसिंग होना है नवंबर मंथ में, लगभग 15 नवंबर के आसपास, और उसमें कई सारी कंपनीज हैं, कई सारी स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छे फ्रेश फ्लोज आ सकते हैं। उसमें पेटीएम जैसे स्टॉक्स का भी नाम है, मैक्रोटेक का भी नाम है, जिसमें अच्छी खासी मूव हम देख रहे हैं। एक बार पेटीएम को भी डिस्कस करते हैं कुणाल परार के साथ। कुणाल, क्योंकि हमने देखा कि पेटीएम धीरे धीरे आप देखें 800 साढ़े 800 से पिछले 2 महीनों में 1000 के आसपास अब आ चुका है। यहाँ पर अगर फ्रेश फ्लोज आते हैं तो अच्छे फ्लोज होंगे। ये लगभग पेटीएम में भी यहाँ लगभग $144 मिलियन फंड्स आ सकते हैं। अभी और चाल दिखती है आपको पेटीएम में? वेल प्रियंका जी, आपकी बात सही है, और यहाँ से फर्दर चाल देखने को मिल सकती है। मैं पहले इतना जरूर कह दूंगा कि नई पोजीशन हम यहाँ से नहीं बना सकते, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल 937 935 का था, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 971। ओके, सो नई पोजीशन बना के चलने की राय नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है उनके लिए ये व्यू जरूर से है, एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ऊपर के लेवल की बात करूं तो पहला इमीडिएट लेवल जो है वो 995 का है। जैसे ही 995 ब्रेक होगा, स्टॉक ऊपर में हमें 1165 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ये, जिनके पास है उनको कैरी करके चलने की सलाह है। ओके, ठीक है। कुछ और शेयर्स पकड़ते हैं जहाँ पे थोड़ा ठीक सी पोजीशन है। हालांकि सीमेंट कंपनीज पे मेरी नज़र तो जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ आपको ग्रासिम के कॉल भी देके गए हैं, एक बार वो वापस से दिखा सकते हैं ग्रासिम के कॉल जो खुश ने अभी दिए है थोड़ी देर पहले। आज सीमेंट कंपनी से मजबूती है, और मेरे पास जो शीट है जिसमें डाटा काफ़ी चलता है, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि ग्रासिम आज ठीक क्लोज भी कर रहा है, और ये ऑप्शंस का आपको ट्रेड भी अच्छा मिल सकता है। एक बार खुश की वो ग्रासिम वाली कॉल वापस लेके आइए प्लीज़, एक बार ज़रा दिखा दीजिए। लोगों से अगर से छूट गए तो नोटिस हो जाएगी। एक काम और करते हैं, एक शेयर और आ रहा है लिस्ट में, वो है सेंट्रल यूनियन बैंक, और सुदीप ने भी दिया है कॉल। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है खुश का, वो भी रख लेना साथ में। CUB, सेंट्रल यूनियन बैंक, एक बार ज़रा इस पे ज़रा चेक करेंगे। जय, आपको ये शेयर ठीक लग रहा है क्या? CUB। डीपी जी, डेफिनेटली ये स्टॉक में पिछले 2 दिनों से दोनों कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बनी, वॉल्यूम लेट थी। अभी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया है स्टॉक ने। आज के दिन में 137 का जो रेंज था उसके ऊपर क्रॉस किया। बहुत टाइम से ये रेंज को कवर करने का ट्राई कर रहा था और फाइनली सक्सेसफुल हुआ। सो यहाँ से भी हम अगर अंदाजा लगाए तो मुझे लग रहा है 100 डे मूविंग एवरेज 147 के वहां वीकली चार्ट पर दिख रही है। अगर मूव कंटिन्यू रहा वीकली चार्ट पर मुझे कंटिन्यू होता हुआ भी दिख रहा है, तो 146 का पहला हम टारगेट रख के ये स्टॉक पर चल सकते हैं। या थोड़ा रेजिस्टेंस आई गेस फेस कर सकता है 143 के अराउंड, बट आई गेस इजीली पार कर लेगा ये स्टॉक। वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी बाइंग आ रहा है। आई गेस DIA या FIA को डेफिनेटली बाय कर रहा है, जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर मेरे डिस्प्ले में। तो मुझे डेफिनेटली एक पॉजिटिवनेस स्टॉक पर दिख रही है। 146 तक के पहला टारगेट दिख रहे हैं, उसके बाद मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा ये स्टॉक पर। सो अभी के लिए 146 के टारगेट को हम ध्यान में रख के चल सकते हैं। ध्यान में रख के चलिएगा। मैं इसमें 2 पॉइंट बता देता हूँ। एक तो मेरे से सेंट्रल बोला गया है, सिटी यूनियन बैंक है, पहला पॉइंट मैंने करेक्ट कर लिया। दूसरा पॉइंट ये है, ये ना 200 दिनों की एवरेज इसने ब्रेक किया डेली चार्ट पर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे जय आपको बता रहे हैं। मेरे को लगा था कि ये ट्रेडिंग का शेयर है, लेकिन जब मैंने गौर से इसकी वीकली डेली सवरेज पैटर्न के चार्ट देखे, 2-4 इंडिकेटर भी डाले, मेरे को लग रहा है कि ये शेयर तो रखना भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसका। मैं बेस बताता हूँ कैसे। मार्च 2022 का भाव वो था 120 रुपये। मार्च 2023 का भाव वो था 120 रुपये। अगस्त 2023 का भाव वो था 120 रुपये। तो 120 इसका स्ट्रॉन्ग बेस है,
और इसका जो टॉप बना हुआ है वो बना हुआ है 200 रुपये का। तो अगर आप देखेंगे 120 से 200 के बीच में करीब 80 रुपये का फ़र्क है, और अभी ये शेयर थोड़ा 20 रुपये ही चला है वहाँ से। मैं इनका अगर टोटल के एवरेज निकालूँ 200 दिनों का एवरेज विद वॉल्यूम, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा रखेंगे ना तो काम आएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है ये 180 तक भी पहुँच जाए ये शेयर, ठीक है। बट अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा एक बार। और एक शेयर में को और पता करना है, वो मैं पता करता हूँ जरा कुणाल जी से। कुणाल जी एक जरा शेयर चेक कीजिए, उसका नाम है प्रकाश पाइप। प्रकाश पाइप नाम की कंपनी है, अच्छा मूवमेंट आया, एक फ्लैग ब्रेकआउट आपको दिखेगा इस चार्ट पे, 11% ऊपर है आज में। सर ये हाथ से निकल गया क्या? वेल डिम्पी जी, अगेन थैंक यू ये स्टॉक नजर में लाने के लिए। ये स्टॉक हाथ से नहीं निकला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आज जो मॉर्निंग में इसने 293 का हाई बनाया है, ओके, सो अगेन अगर ये स्टॉक काउंटर 293 के ऊपर जाता है तो वहां पे कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। नाउ निम्मी जी, मैटर ये है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन दिया नहीं है अपसाइड की मोमेंटम का। जैसे ही 293 ब्रेक करेगा हमें वहां पे कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, और उसके बेस पे काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टारगेट की बात कर लेते हैं। 293 जैसे ही क्रॉस होता है बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे डिम्पी जी हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 270 का है, 270 का। अगेन एसएल बड़ा है, 7% का एसएल है, लेकिन टारगेट भी हमें उतने ही ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। सो जैसे 293 क्रॉस होगा बाय करके चलने की सलाह है। 270 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। 340 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और जैसे ही 340 ब्रेक होता है ऊपर में 360 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। यानी आप कह सकते हो कि 15% से लेकर 22% तक की भी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 270 के एसएल के साथ ये स्टॉक में खरीदारी करके चलना है। 293 जैसे ही क्रॉस करे तब। ठीक है कुणाल जी, आप मेरे को थैंक यू कर रहे थे, मेरे को उल्टा आपको थैंक यू करना चाहिए। आप अपना देखिए कितना कीमती समय निकाल के हमारे साथ बैठते हैं, हम आपसे शेयर पूछते हैं, कई बार तो टफ क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है बताना, लेकिन फिर भी आप बताते हैं। उल्टा मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कुणाल जी, सुदीप का और जय का। ये हमारे साथ ओपनिंग और क्लोजिंग के टिपिकली हमारे गेस्ट हैं। और मैं बोलूँगा, अच्छा बस कुणाल जी आपसे एक और चीज़ पता है, हम काम तो सही कर रहे हैं ना, शेयर तो ठीक लेके आते हैं ना, आपके सामने शेयर ठीक रखते हैं ना? वेल डिम्पी जी, एंकर लोगों की यही खासियत रहती है, पर्टिकुलरली आपकी, प्रियंका जी और अभिषेक जी की, कि वो स्टॉक ऐसे छांट के लेके आते हैं जो स्टॉक कई बार क्या है कि हमसे छूट जाते हैं जब हम वॉच लिस्ट बनाते हैं तब। तो क्या है कि हमें डबल मौका मिल जाता है, पहला हम खुद की कॉल देते हैं और दूसरा साथों साथ चलती गाड़ी में हमें आपके साथ चलने का मौका मिल जाता है। और वैसे स्टॉक हम हमारे व्यूअर्स को बताते हैं जहां पे मैं 2-3% की बात नहीं करता हूँ, मैं ऑन एन एवरेज 8 से 9% के रिटर्न की बात करता हूँ। और जब से मैं ईटी नाउ के साथ जुड़ा हूँ, मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसे स्टॉक आप लोग सामने से हमें बताते हैं ताकि हम अपना टेक्निकल व्यू दे और ऐसे टारगेट दे ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमारे व्यूअर्स को मिले। हाँ बिल्कुल सर। सर हमारा तो मोटो ही है, जैसे मोदी जी का मोटो है सबका साथ सबका विकास, कुछ वैसा हमारा भी चल ही रहा है, सबका साथ सबका विकास। अभिषेक आपके पास कुछ सवाल होंगे प्लीज़। बिल्कुल, लेकिन जरा ये चेक कर लेते हैं कि वोडाफोन के शेयर का जो विकास आज हो रहा है, 7% ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है। दरअसल कंपनी एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई करने को लेकर अपनी सहमति, अपनी रजामंदी दे दी है। तो कल भी शेयर को हमने तेजी से चलते हुए देखा, और आज भी ये शेयर चल रहा है। एक साल में हमने 6 रुपये के नीचे के भी स्तर देखे, 12 रुपये के भी स्तर देखे वोडाफोन में। इसमें क्या आपकी राय होगी जय, ये वोडाफोन का जो उछाल है इसमें, क्योंकि देखिए बाकी आंकड़े सारे के सारे खराब हैं, कस्टमर लगातार ही खो रहे हैं, 5G की बात करें, फाइबर की बात करें तो बहुत पीछे हैं भारतीय एयरटेल से और रिलायंस के मुकाबले में। एक छोटी सी राहत इसको कह सकते हैं, क्या इसको निकलने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, या फिर लगता है कि ये तेजी थोड़ी खींच सकती है और आगे? अभिषेक जी, आई डोंट, मैं ये ऐसे स्टॉक्स पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। आई नो पेनी स्टॉक्स है, बहुत इन्वेस्टर्स फ्रेंडली स्टॉक है, बहुत लोग बाय भी करते हैं क्योंकि इजी रिटर्न और
₹6 से ₹12 100% रिटर्न इजीली कमा सकते हैं। बट ओवरऑल ये स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कुछ नहीं, डेट ज्यादा है। गवर्नमेंट का जो भी न्यूज ऊपर नीचे होता रहेगा उसके हिसाब से ये स्टॉक चलता रहेगा। अभी उनका डेट कंसर्न आया था, कल के दिन में ही हाईलाइट आया था, तो थोड़ा मुझे डेफिनेटली एक चिंता रहती है ये स्टॉक्स में। टेक्निकली इसमें देखने जाए, इफ देखना ही है तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फिनिशिंग डेफिनेटली दिख रहा है। अराउंड ₹12.5 तक भी ये स्टॉक खींच सकता है आने वाले समय में। कल के दिन में भी आई गेस 12.5 तक जा सकता है ये स्टॉक। बट डेफिनेटली ये स्टॉक को एग्जिट हो जाना चाहिए। अभी किसी के पास है तो काइंडली एग्जिट दी स्टॉक, क्योंकि डेट इनका बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट के साइड इंडस टावर ने भी अभी हाथ खड़े करना स्टार्ट कर लिया है। तो ये ऐसे स्टॉक्स में आई गेस ज्यादा कुछ होगा नहीं। इससे चाहे रिलायंस, यही सेक्टर में रिलायंस या एयरटेल, दोनों में एयर फाइबर और जो इंटरनेट आ रहा है, तो काफी अच्छा बस बन के ये दोनों स्टॉक भी उभर के आएंगे। डिओपोली मार्केट हो जाएगा। सो वोडाफोन आइडिया को एग्जिट डेफिनेटली हो जाना चाहिए ₹12 के अराउंड पर। और रिलायंस पर सपोर्ट भी अच्छा लिया हुआ है स्टॉक ने, काफी अंडर वैल्यूड भी है, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ठीक है, वोडाफोन माइनस रिलायंस प्लस ये स्ट्रेटजी, और ये काम भी करेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कल एक खबर आई थी कि इनके ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है, और आज सुबह जो ओपन इंटरेस्ट के जो आंकड़े थे वो संकेत दे रहे थे कि शेयर थोड़ा सा और प्रेशर में जा सकता है। 3.5% के आसपास से कमजोरी। हालांकि दिन के दौरान एक खबर पॉजिटिव भी आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए बैंक जो है 10,000 करोड़ रुपए जुटाने वाला है। हालांकि उसका सपोर्ट मिला नहीं। बीओबी, कुणाल जी जरा चेक कीजिए, क्या ये शेयर यहां से भी कमजोर हो सकता है क्या? जी, एक न्यूज के बेस पे ये स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का भी 207 है, 207 पे ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है कि फर्दर ये स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 204, 200 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। नाउ अगर ये स्टॉक 200 तक की मोमेंटम डाउनसाइड में अगर हमें दिखाता है तो व्यू हमारा वहां पे बाय करके चलने का बनेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट टेबल पे क्या हम बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्यूचर शॉर्ट करके चले। सो व्यू मेरा गिरावट का है। 200 आता है तो 200 पे फ्रेश खरीदारी करके चलेंगे। प्रेजेंट लेवल पे हम इसको अवॉइड करेंगे। जाते आते कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं। अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है। ऑटो चला, अब ऑटो एंसिलरी में टायर स्टॉक्स। क्या अपोलो टायर एक बीटीएससी ट्रेड है, सुदीप? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अपोलो टायर्स एक बीटीएससी ट्रेड है, क्योंकि जैसे हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और जेके टायर्स को देख रहे हैं, हमें अपोलो टायर में वैसा कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। और स्टॉक पिछले 10-12 सेशन से 379, 380 और 368 के बीच में ट्रेड कर रहा है। क्रूड प्राइसेस नीचे आए तो वो एक पॉजिटिव है, बट ये स्टॉक में जो ओपन इंटरेस्ट बनना चाहिए, जो मोमेंटम होना चाहिए, वो हमें नहीं नजर आ रहा है। और इसी के बदले अगर हमें टायर स्पेस में ही अगर कोई स्टॉक को बीटीएसटी करके जाना है तो हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को करके जा सकते हैं, बिकॉज दोनों चार्ट का अगर हम कंपेरिजन करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपोलो टायर्स वीक है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट बन के रहेगा 2550 के आसपास का। जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक 2640, 2650 हम ये स्टॉक पे देख पाएंगे 2-3 दिनों में। ओके, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं जरा क्लोजिंग की तरफ में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज थोड़ी देर पहले मैंने नोटिस कराया, सुदीप भी करवा रहे हैं। ग्रासिम आज सुदीप ने भी दिया आपको, और खुशबू बोरा ने आपको एक ऑप्शंस का सौदा दिया। कुणाल जी ने 2-4 शेयर आपको कैश के अच्छे से नोटिस करवाए हैं। हिमांग जानी भी अपनी बात रख के गए, और जय ने भी आपको ट्रेड दिया। इनका निपोन लाइफ मेरे को काफ़ी पसंद आया, उस शेयर पर ध्यान दीजिएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है जो कि जय की तरफ से दिया गया है। आज देख लेते हैं मार्केट कैसे क्लोज कर रहा है। 119-120 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी क्लोजिंग कर रहा है। 2 लेसन है इसके अंदर। पहला लेसन ये है कि मार्केट के पास 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग थी, आ गई। दूसरा लेसन ये है कि मार्केट अपने डॉट उन्हीं पॉइंट्स पे क्लोज करके जा रहा है जहां पे उसको कर लेना चाहिए था। हालांकि 850 करता तो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल और हाई होता, लेकिन 800 कर रहा है फिर भी बुरा नहीं है। 44,500 कर रहा है फिर भी बुरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसे बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट नीचे के वेट कर रहे हैं। आपको निफ्टी का हो सकता है कि 100-150 पॉइंट और वेट करना। अदरवाइज़ तो ये जो आज की क्लोजिंग है वो प्रोबेबिलिटी डाटा थोड़ा टिल्ट है तेज़ी की तरफ का। ये आपको एडवांस डिक्लाइन में भी दिख रहा होगा, जहाँ पे करीब 1450 शेयर आपको बढ़कर दिख रहे हैं। ये आपको बड़े शेयरों की लीडरशिप में दिख रहा होगा। आज शाम को TCS के नंबर आएंगे।
बायबैक की खबर आ सकती है। 20,000 करोड़ का अगर बायबैक की बात चल रही है मार्केट में, अगर आ गया और नंबर्स ठीक आ गए तो TCS, उसका छोटा भाई इन्फोसिस और उसका छोटा भाई HCL टेक, ये तीनों मिलकर ही IT को तो निफ्टी को तो कम से कम ठीक रखेंगे। अगर ये तीनों खराब आ गया, मान लो TCS का नंबर ही खराब आया, तो तीनों के तीनों ना निफ्टी को वापस 100-150 पॉइंट नीचे ले जाएंगे, जिसके बारे में आपको जिक्र कर रहा हूँ। बस इसलिए मेरे को ये जो रिजल्ट वाला एंगल है ना, इसलिए मेरे को फंसा दिया। अगर ये 850 होता तो मैं आपको डंके की चोट पे एक BTST ट्रेड ऑप्शंस का ज़रूर दिलवा के जाता। खैर एनी हाउ, फिर भी देखते हैं। मार्केट फिर भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ। डरने घबराने की ऐसी कुछ ज़्यादा चिंता नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प आज का टॉप गेनर, ग्रासिम, विप्रो, अल्ट्राटेक, सीमेंट और रिलायंस, ये 5 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आज बढ़त दिखाई। वीक काउंटर्स में HCL टेक, कोल इंडिया, SBI और TCS जैसे शेयर्स हैं जिनमें आज ज़्यादा दम नहीं था। ये शेयर्स आज थोड़े कमज़ोर बंद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जय आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सुदीप आपका, कुणाल जी आपका, और साथ ही हिमांग तो खैर पहले चले गए, लेकिन धन्यवाद उनका, हम यहीं से दे देते पहुँच जाएगा धीरे धीरे उन तक भी। मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।